निरंजन एक गरीब मजदूर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटियां थी। दिहाड़ी पर काम करने वाला निरंजन रोज सुबह आकर नुक्कड़ पर खड़ा हो जाता। वहां से जो कोई भी काम के लिए आता वह उसके साथ चल पड़ता। कभी काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता। उसकी पत्नी मधु भी आस पड़ोस के कपड़े सिलकर घर की आर्थिक स्थिति में हाथ बटाती थी। अब निरंजन और मधु दोनों को अपनी बेटियों की चिंता सता रही थी। दोनों बेटियां शादी के लायक हो चुकी थी और जमा पूंजी के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। हालत यह थी कि रोज निरंजन दो रोटी के साथ एक हरी मिर्च और एक प्याज लेकर काम पर निकल जाता था। यूं रूखी रोटी खाकर इतनी मेहनत का काम आप कैसे करते हो? कम से कम मुझे थोड़ी सब्जी और दाल तो लाने दिया करो। हफ्ते में एक बार दाल बनती है और 2 दिन चलती है। मधु, मुझे पता है कभी ना कभी तो तेरे मन में आता ही होगा ना कि कितने गरीब घर में तेरे माँ बाप ने तेरी शादी कर दी। लेकिन मैं क्या करूं, जवान बेटियों का बाप हूं। पैसा जोड़ूंगा नहीं तो उनका ब्याह कैसे करूंगा। इन सब दाल सब्जी के चक्कर में मत पड़। दो पैसा बचता है तो बचा ले। सविता और कविता जब भी अपने माता पिता को अपनी शादी के लिए परेशान देखती तो उन लोगों का मन बहुत उदास हो जाता। माँ बाबा, हम दोनों के लिए कितना परेशान रहते हैं। क्या शादी इतनी ज़रूरी होती है? शादी इतनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन ये समाज वाले जीने कहाँ देते हैं। ज़रा सी लड़की बड़ी हुई नहीं कि सब लोग उसकी शादी की बात करना शुरू कर देते हैं। उधर निरंजन जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है, कितनी बार कहा है घर से निकलने से पहले भगवान के आगे हाथ जोड़कर जाया करो। मेरे हाथ जोड़ने से मेरे हालात अच्छे नहीं हो जाएंगे। अगर तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है तो कहो अपने भगवान से कि हमारे हालात अच्छे कर दें। निरंजन पहले भगवान की बहुत पूजा किया करता था, लेकिन जब से उसके हालात और भी बदतर हुए, उसने भगवान की पूजा तो दूर, भगवान के सामने हाथ जोड़ने ही छोड़ दिए। निरंजन जाकर चौराहे पर खड़ा हो जाता है कि कोई आए और उसे काम मिल जाए। बहुत देर खड़े होने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। सुबह से दोपहर हो गई। वह पसीने से तरबदर वहीं खड़ा रहा। जब कोई नहीं आया तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मधु ने जो खाना दिया था वह खोलकर खाने लगा। आज उसमें 2 रोटी और हरी मिर्च प्याज नहीं था। यह मधु भी ना सुबह सुबह इतनी बातों में उलझ जाती है कि प्याज रखना भी भूल गई। जैसे तैसे करके निरंजन 2 रोटियां खा लेता है। पूरा दिन बैठने के बाद भी काम नहीं आता और वह घर वापस आ जाता है। मधु, आज तू खाने में प्याज रखना भूल गई। इसीलिए सुबह तुमसे कह रही थी कि दाल सब्जी बनाने दो। पता भी है प्याज 60 रुपए किलो हो गया है। क्या कहा, 60 रुपए किलो? हे भगवान, ये महंगाई जाकर कहाँ रुकेगी। गरीब की थाली में दाल सब्जी तो तूने पहले ही खत्म कर दी थी, और अब एक प्याज के भरोसे जिंदगी चल रही थी वो भी इतना महंगा कर दिया। तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब देखो हर बात के लिए भगवान को कोसने बैठ जाते हो। अरे भगवान ने महंगाई नहीं बढ़ाई, इंसानों ने बढ़ाई है। मधु की डांट खाकर निरंजन चुपचाप हाथ मुंह धोने चला जाता है। दोनों लड़कियां अपने पिता की ऐसी स्थिति देखकर हंसने लगती हैं। उनकी माँ उन्हें आंखें दिखाती है तो दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। अगले दिन सुबह की बात है। आलू की सब्जी बना दूं? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, 2 रोटी हरी मिर्च और नमक के साथ दे दो। आलू तुम तीनों बनाकर खा लेना। आज थोड़ा जल्दी निकलता हूँ, क्या पता आज काम मिल जाए। सब्जी बनाने में तो देर हो जाएगी। मधु 2 रोटी पर हरी मिर्च और नमक रखकर निरंजन को दे देती है। निरंजन अपने काम पर निकल जाता है और आज उसे जाते ही काम भी मिल जाता है। काफी दूर एक फार्म हाउस पर उसे सफाई का काम मिला था। भरी गर्मी में चारों तरफ लहराते पेड़ों के पास निरंजन को बड़ा अच्छा लग रहा था। दोपहर को वह अपनी रोटी खोलकर बैठ जाता है। छीन ले, जो जो तुझे छीनना है छीन ले। तुझे पता था प्याज के साथ रोटी खाई जाती है, इसलिए तूने प्याज भी महंगा कर दिया। आपने अभी प्याज मांगा था, यह लो प्याज। अरे बेटा, तुम कौन हो? सुबह से तो मुझे दिखाई नहीं दिए। पर मैं तो आपको सुबह से देख रहा हूँ। बेटा, क्या किसी बड़े ने प्याज भिजवाया है या तू खुद ही लेकर आए हो? देखो, अगर खुद ही लेकर आए हो तो जाओ पहले किसी से पूछ लो कि अंकल को प्याज दे दूं या नहीं। बच्चा निरंजन की रोटी पर प्याज रखकर वहां से भाग जाता है।
और थोड़ी ही देर में वह निरंजन को दिखाई भी नहीं देता। कितना प्यारा बच्चा था। अभी प्याज का खाकर मैं क्या करूँगा? 2 टुकड़े तो रोटी के रह गए हैं। ऐसा करता हूँ, कल के लिए रख लेता हूँ। उसके बाद निरंजन काम में लग जाता है और रात को घर जाकर नहा धोकर बैठा ही था कि तभी मधु कहती है, अरे मैं आपका कुर्ता धोने के लिए जा रही थी, ये इसमें प्याज क्यों रखा हुआ है? लगता है बाबा ने रास्ते से खरीदा होगा। बाबा से तो बगैर प्याज के खाना ही नहीं खाया जाता। बाबा, आपने एक ही प्याज खरीदा क्या? अरे तुम तीनों चुप हो जाओ। यह प्याज ना तो मैंने लिया है ना खरीदा है। जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा मुझे देकर गया था। सच कहता हूँ, बहुत ही प्यारा बच्चा था। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों बेटियां घर का काम कर रही थी और मधु खाना बना रही थी। तभी उसे वह प्याज दिखाई देता है। ऐसा करती हूँ, काट कर रख देती हूँ प्याज। भला इतना बड़ा प्याज रोटियों में कैसे दूंगी? तुम मुझे काट नहीं सकती। मैं कोई खाने वाला प्याज नहीं हूँ। मैं एक जादुई प्याज हूँ। मधु खड़े खड़े कांप रही थी। वे कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं थी। निरंजन उसे ऐसा खड़ा देखकर उसके पास आता है। क्या हुआ मधु? तू कांप क्यों रही है? मधु के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह बस हाथ के इशारे से प्याज की तरफ इशारा करती है। निरंजन प्याज की तरफ देखता है। क्या हुआ? प्याज ही तो है। वो बोल रहा है। मैंने अपने कानों से सुना है। वो बोल रहा था। तब तक कविता और सविता भी वहां आ जाती हैं। निरंजन, क्या हुआ? तुमने ही तो प्याज मांगा था। फिर जिससे तू शिकायत लगा रहा था, उसने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। अब तो जो भी तुम्हारी इच्छा है मुझसे बोल दो, मैं वो सब पूरी कर दूंगा। पर मैंने किससे प्याज मांगा था? वो बच्चा तो मुझे खुद ही प्याज देकर गया था। सब माया है निरंजन। तुम ही तो दिन रात भगवान को कोसते हो और कहते हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। अब भगवान ने मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? यह सुनकर निरंजन के हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं और वह घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। भगवान को शुक्रिया अदा करता है। मधु उसके कंधे पर हाथ रखती है। दोनों बेटियां भी आश्चर्यचकित खड़ी हुई थी। अगर तुम लोग इसी तरह चुपचाप खड़े रहोगे तो समय गुजरता चला जाएगा और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए तुम अपनी इच्छा जल्दी जल्दी मुझे बता दो। वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और निरंजन कहता है, मैंने और मेरे परिवार ने गरीबी के बहुत बुरे दिन देखे हैं। मैं जिंदगी भर अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को वो सुविधाएं नहीं दे पाया जो मैं उन्हें देना चाहता था। तुम वो सारी सुविधाएं इनको दे दो और मेरे लिए कोई ऐसा काम दे दो जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और मधु, तुम बोलो। सब कुछ तो इन्होंने ही मांग लिया है। मैं तो बस इतना मांगती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों के लिए अच्छे लड़के मिल जाएं और उनकी शादी मैं मान सम्मान के साथ कर सकूं और वे हमेशा खुश रहें। तुम्हारी भी इच्छा है तो पूरी हो जाएगी। कविता और सविता, अब तुम दोनों बोलो। हमें क्या मांगना है? माँ बाबा ने तो मांग ही लिया है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। तुम सबकी इच्छा पूरी होगी। ऐसा परिवार कभी दुखी नहीं रह सकता जो एक दूसरे के बारे में सोचता हो। मधु ने अपनी बेटियों के लिए अच्छे वर मांगे। 2 दिन बाद ही उनके घर में एक अच्छा सा रिश्ता आया। 2 सगे भाइयों का। दोनों अच्छा खासा कमाते थे और बहुत ही अच्छे घर के लड़के थे। मधु और निरंजन तुरंत हाँ कह देते हैं और फिर धूमधाम से कविता और सविता की शादी कर देते हैं। हमारी दोनों बेटियां भी अपने अपने घर की हो गई। सच कहता हूँ मधु, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैंने दिन रात भगवान को कितना कोसा, उनकी पूजा करनी छोड़ दी, लेकिन भगवान ने अपने भक्त को नहीं छोड़ा। लगता है आपको पछतावा हो रहा है। हाँ मधु, मुझे पछतावा तो हो रहा है, लेकिन मैं इस तरह भगवान की दी हुई चीज़ों का अनादर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर उन लोगों की मदद करें जिन्हें हमारी तरह चीज़ों की ज़रूरत है। तुम क्या कहती हो? दोनों बेटियां तो अपने अपने घर बस गई हैं। अब हम दोनों लोगों की मदद करके खुश होते हैं।
सही कह रहे हो। जरूरतमंद तो हर कोई होता है। अब जब भगवान ने हमारे ऐसे हालात बना दिए हैं तो हम भी पीछे क्यों हटें। ठीक है, हम हफ्ते में एक दिन ऐसा करेंगे जिसमें हम गरीबों को खाना खिलाएंगे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। कभी कोई कमी हुई तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है, सब पूरा हो जाएगा। दोनों पति पत्नी अब हफ्ते के एक दिन गरीबों के लिए लंगर लगाते थे। जिन बच्चों को कॉपी किताबों की जरूरत होती उनकी जरूरतों को पूरा करते। किसी को कपड़ा और अन्न चाहिए, वह निरंजन और मधु पूरा कर देते। हाँ, जो एक चीज बदली बस यह है कि निरंजन फिर से भगवान में आस्था रखने लगा और इसी तरह उनका जीवन सुखमय हो गया। सारी जादुई सब्जियों ने 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया। उसके बाद आने वाला था रक्षाबंधन। कुछ सब्जियां बहुत खुश थीं, तो कुछ रक्षाबंधन के त्योहार से घबरा रही थीं। स्कूल में सारी सब्जियां रक्षाबंधन के त्योहार की ही बातें कर रही थी। तभी टीचर आ जाती है। देखो बच्चों, हम सब ने 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाया है। मैं चाहती हूँ कि इस बार रक्षाबंधन भी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएं। इसलिए जितनी भी लड़कियां सब्जी हैं, वो सारी की सारी राखी से एक दिन पहले ही राखियां लेकर आएंगी। ये सुनकर सारी फीमेल सब्जियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वहीं जो मेल सब्जियां थीं, वो उदास हो गई। मैं तो स्कूल ही नहीं आऊंगा अगर मुझे मटर ने राखी बांधी तो। नहीं नहीं बाबा, मैं तो बिल्कुल भी स्कूल नहीं आऊंगा। मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उससे राखी नहीं बंधवा सकता। अच्छा, तभी तुम्हारा चेहरा देखने लायक हो रहा था जब टीचर ने राखी के लिए बोला। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आता आखिर स्कूल में रक्षाबंधन बनवाने की क्या जरूरत है। हम लोग कोई सगे भाई बहन थोड़े ही होते हैं। 15 अगस्त मनाओ, 26 जनवरी, दिवाली, होली, ये सब त्योहार मनाने के होते हैं सबके साथ। पर राखी का त्योहार तो अपने बहन भाई के साथ ही मनाना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आलू। अब देखो, मैं तोरी को बहन नहीं मानता। अगर उसने मुझे राखी बांध दी तो यार, मुझे तो सोचकर ही बड़ी घबराहट हो रही है। मेरी बात मानो, हम लोगों को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना ही नहीं चाहिए। स्कूल में हम लोग आएंगे ही नहीं, तो फिर ये लड़कियां राखी किसको बांधेंगी? उधर कुछ लड़की सब्जियां बड़ी खुश थीं, लेकिन कुछ मुंह उतार कर बैठी हुई थीं। मैं क्या करूं? मेरे मम्मी पापा तो मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं करने देंगे और मुझे राखी लेकर स्कूल आना पड़ेगा। मैं सबको राखी बांध सकती हूँ, पर मैं आलू को राखी नहीं बांधूंगी। मुझे पता था कि तू आलू को पसंद करती है, लेकिन उस दिन जब मैंने पूछा तो कैसे मना कर रही थी। अब तो मैं भी चाहती हूँ कि आलू भी आए और तू भी आए। तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? सुन, मैं छुट्टी नहीं कर सकती, लेकिन तू मेरा एक काम करना, आलू को जाकर बोल दे उस दिन स्कूल ना आए। ना बाबा ना, मैं क्यों बोलने जाऊं? और अगर मैं उसे ये बात बोलूंगी तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। ठीक है, मैं तेरी सारी बातें मान लूंगी। तो ठीक है, रक्षाबंधन वाले दिन तू मुझे पार्टी देगी। ओह, थैंक गॉड। मुझे तो लगा कि तुम कहोगी कि मेरा होमवर्क कर दो। ये सुनकर भिंडी हंसने लगी। फिर वो आलू के पास जाती है। सुनो, मैं तुम्हारे लिए मटर का एक संदेशा लेकर आई हूँ। हाँ हाँ, बताओ, क्या संदेश लेकर आई हो? मटर ने कहलवाया है कि तुम रक्षाबंधन वाले दिन स्कूल मत आना। पर क्यों कहा उसने ऐसा? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ। रक्षाबंधन है, वो नहीं चाहती कि तुम स्कूल आओ। ये सुनकर आलू बहुत खुश हो जाता है और वो भिंडी से कहता है कि जाकर मटर से कह दो कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ। सब स्कूल में इस चीज को लेकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं एक सब्जी थी जो बहुत उदास बैठी हुई थी और उसका नाम था मूली। क्या हुआ? सारी सब्जियां रक्षाबंधन के लिए बात कर रही हैं और तुम यहाँ उदास बैठी हो। क्या कोई परेशानी है? मेरा मन थोड़ा उदास हो गया है। यहाँ पर बेशक रक्षाबंधन बनता हो, लेकिन बाकी सबके घर में बहन भाई हैं। लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है और मैं सोच रही थी कि स्कूल में जिसको मैं राखी बांधूंगी, क्या वो सचमुच में भाई होने के सारे फर्ज अदा करेगा? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि जिसको भी मैं भाई बनाऊं, वो दिल से मुझे अपनी बहन माने। मूली हंस पड़ती है और बहुत खुश हो जाती है। ओह मेरे भाई, मैं तुम्हें ही अपना भाई बनाऊंगी, खाली स्कूल के रक्षाबंधन पर नहीं, हमेशा के लिए।
वो दोनों बड़े खुश थे। दोनों वहां से हटकर चल देते हैं और बाकी सारी सब्जियों को भी बता देते हैं कि वो दोनों भाई बहन बन गए हैं। स्कूल तो स्कूल, घर में भी रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू हो गई थी। माँ, मैं इस बार रक्षाबंधन पर बहुत सुंदर कपड़े खरीदूंगा और अपनी बहन को भी बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने पैसे जमा किए हुए थे। मैं अपनी गुल्लक तोड़ना चाहता हूँ। बेटा, गुल्लक तोड़ने की क्या जरूरत है? मैं तुझे पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तुमसे पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा ना, मैंने अपनी गुल्लक में पैसे जमा किए हुए हैं। इस बार जो कुछ भी मैं करूंगा अपने पैसों से करूंगा। कद्दू की बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगती है। उधर कुछ सब्जी सहेलियां मिलकर बाजार जाती हैं और राखियां पसंद करने लगती हैं। पूरा बाजार सुंदर सुंदर राखियों से सजा हुआ था। मिठाई की दुकानों पर भी तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई थीं, जिन्हें देखकर वो सारी लड़कियां बहुत खुश थीं। वो एक दुकान पर जाकर राखियां पसंद करने लगती हैं। देखो देखो, कितनी सुंदर राखी है। मैं तो बस यही वाली लूंगी। और ये देखो, मुझे ये हरे रंग वाली बहुत अच्छी लग रही है। तुम वो सब छोड़ो और इधर देखो, देखो देखो, ये वाली कितनी सुंदर है। तभी वहां पर लड़के सब्जी भी आ जाते हैं और उन सबको राखियां खरीदते हुए देखकर उनसे कहते हैं कि हमारे लिए महंगी महंगी राखियां खरीदो। उनकी बात सुनकर सारी सब्जियां भी उनसे कहती हैं कि हमें भी महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए। और नहीं तो क्या, त्योहार पर आजकल सभी लोग अच्छे अच्छे गिफ्ट की उम्मीद करते हैं। हमें भी उम्मीद है। ये सुनकर वो सारे लड़के सब्जियां वहां से चले जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि अगर हमने राखी बंधवा ली तो हमें अच्छे गिफ्ट भी देने पड़ेंगे। अब वो लोग सब गिफ्ट की दुकान पर जाते हैं और वहां से उन सब के लिए गिफ्ट देखते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन निकल जाते हैं और रक्षाबंधन वाला दिन भी आ जाता है। सभी ने स्कूल को बहुत सुंदर सजाया हुआ था और अपनी क्लास को भी। शलगम टीचर जब क्लास में आती है तो सब सब्जियां खड़े होकर उसका अभिनंदन करती हैं। वाह बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम सब कितने प्यारे लग रहे हो और तुमने क्लासरूम को भी कितना सुंदर सजा रखा है। चलो, तो फिर हम सब मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। सारी लड़की सब्जियों ने तभी वहां पर अपने जादू से रंग बिरंगी रोशनी कर दी और अचानक से ही वो सब गायब हो गई। ये देखकर टीचर और सभी लड़के सब्जियां हैरान हो गए। थोड़ी ही देर में वो सारी सब्जियां वापस आई तो सब के सब लड़के बने हुए थी। अरे, ये सब क्या है? इधर भी लड़के, उधर भी लड़के। फिर ये रक्षाबंधन का त्योहार कैसे बनेगा? तुम सबने ये क्यों किया? जल्दी बताओ। टीचर, हमने सोचा कि हम रक्षाबंधन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब हम में से कौन क्या है ये लड़के बताएंगे। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा हुआ। चलो लड़कों, बताओ इनमें से कौन सी सब्जी क्या है? ये सुनकर सभी लड़के सब्जियों का सर चकरा जाता है। फिर वो लोग उल्टे सीधे जवाब देने लगते हैं। तोरी को भिंडी और भिंडी को मूली बताने लगते हैं, जिससे वहां पर सारा माहौल खुशी का हो जाता है और वो सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। सब्जी अपने असली रूप में आ रही थी। वाह बच्चों, तुमने तो रक्षाबंधन के त्योहार को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। त्योहार का मतलब ही यही होता है कि हर जगह खुशी ही खुशी दिखाई दे। और उधर मटर सब सब्जियों में देख रही थी कि आलू तो नहीं आया है ना, और आलू घर पर आराम से बैठा हुआ था। फिर लड़के सब्जियों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी खुद को फीमेल बना दिया और फिर सारी सब्जियां उनमें से भी उन लड़के सब्जियों का नाम कभी सही तो कभी गलत ले रही थी। आखिर में सब लोगों ने आमने सामने बैठकर लड़की सब्जियों ने लड़के सब्जियों को टीका लगाया, उन्हें मिठाई खिलाई और उनके हाथों पर राखी बांधी। फिर उन लोगों ने जो भी गिफ्ट उनके लिए लेकर आए थे उन्हें दे दिए। उन सब में सबसे ज्यादा खुश मूली थी, जो कि उसे भाई मिल गया था, और पालक ने मूली को बहुत सुंदर गिफ्ट भी दिया और साथ ही साथ उसे वचन भी दिया कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इस तरह स्कूल में खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। अगले दिन सुबह जिस दिन रक्षाबंधन था, उस दिन भी सभी सब्जियां बहुत सुंदर सुंदर तैयार थीं और अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही थी। वहीं पर कद्दू ने भी अपनी गुल्लक तोड़कर अपनी बहन के लिए बहुत ही प्यारा, उसकी पसंद का स्कूल बैग लिया था। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यही वाला बैग चाहिए था? मैं बहुत खुश हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं रोज तुम्हें देखता था। जब भी तुम उस दुकान के आगे से जाती थी, तुम इस बैग को हमेशा देखती रहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें यही गिफ्ट देना चाहिए। ये बहुत प्यारा है मेरे भाई। उधर मूली पालक को अपने घर लेकर जाती है और अपने पूरे परिवार से मिलवाती है। वो लोग पालक से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फिर पालक भी मूली को अपने घर लेकर जाता है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इसने तुझे अपनी बहन बनाया है। मेरी कोई बेटी नहीं थी,
अब मेरे पास बेटी है, मैं बहुत खुश हूँ। इसे अपना ही घर समझना और मुझे अपनी माँ, जब दिल आए तब यहाँ चली आना। त्योहार नाम से नहीं, दिल से मनाया जाता है और हम सब तुम्हें दिल से अपनी बेटी मानते हैं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि अब मेरे पास भी एक प्यारा सा भाई है जिसे मैं बहुत तंग करूंगी और उससे बहुत सारी फरमाइश भी करूंगी। मूली पालक इधर उधर दौड़ रहे थे और पालक का परिवार ये देखकर खुश हो रहा था। सारी सब्जियों ने मिलजुल कर राखी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया और अगले दिन सारी सब्जियां आपस में बैठकर मिले हुए गिफ्ट को एक दूसरे को दिखा रही थी और फिर अगले साल के रक्षाबंधन की प्लानिंग करते हुए वो सब हंसने लगे और फिर बाद में सब अपने अपने घर को चले गए।